नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आज उपस्थित हुए हैं। हमारा लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हम चर्चा कर रहे थे भारत की मृदाओं के बारे में। उच्चावच की प्रक्रिया, स्थिति, जलवायु संबंधी दशाओं, आधारभूत शैलों और समय के आधार पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं। और जो मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था उस वर्गीकरण के अनुसार भारत में मिलने वाली जो प्रमुख मृदाएं हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं जलोढ़ मृदाओं के रूप में। जलोढ़ मृदाएं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई मृदाएं हैं। इन मृदाओं का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के कारण होता है। भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियां बहती हैं, उन सहायक नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग निर्मित किया गया है उनके माध्यम से ही भारत का उत्तर का विशाल मैदान बना है। और इस उत्तर के विशाल मैदानी भाग में मिलने वाली मृदाओं को जलोढ़ मृदाओं के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत के लगभग 40% भाग पर ऐसी ही मृदाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी मृदाएं नदियों के निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत के समुद्र तटीय मैदानी भागों के सहारे भी इसी प्रकार की मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदाएं होती हैं। ऐसी मृदाओं का जो क्षेत्र है हमारे भारत में, वो राजस्थान में एक सकड़ी पट्टी के रूप में पूर्वी राजस्थान से होता हुआ गुजरात तक फैला हुआ मिलता है। और साथ साथ में जो भारत का पूरा मध्यवर्ती मैदानी भाग है वहाँ इस प्रकार की मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन मृदाओं की जो संरचना और गठन होता है उसमें बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ऐसी मृदाओं में पोटास की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हमारे भारत का जो मैदानी भाग है उसमें जो ये जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं उनको इनकी संरचना के आधार पर आगे जाके दो भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें खादर भी कहा जाता है और बांगर भी कहा जाता है। खादर क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो अपने समीपवर्ती भूभाग की तुलना में नीचा होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जल प्लावन की स्थिति बनी रहती है, हर साल नदियों के द्वारा नई मृदा लाकर जमा की जाती है। ऐसे क्षेत्र को खादर के नाम से जाना जाता है। और खादर क्षेत्र के अंदर जो जलोढ़ निर्मित होती है बच्चों, उसको नूतन जलोढ़ के रूप में जाना जाता है। बांगर इसकी विपरीत स्थिति होती है। अपने समीपवर्ती भाग की तुलना में ऊंचा क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, जहाँ पहले कभी बाढ़ आती थी लेकिन वर्तमान में वो क्षेत्र ऊंचा हो गया है, तो वहाँ पे पुरानी जलोढ़ का जमाव पाया जाता है। तो बांगर जो क्षेत्र होते हैं वो पुरातन जलोढ़ के क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो खादर का मतलब नूतन जलोढ़ हो जाता है और बांगर का मतलब पुरातन जलोढ़ हो जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मिलने वाली जो जलोढ़ मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। और यदि हम चर्चा करें कि पूरी की पूरी जो जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है उसमें महीन कणों की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि ऊंचे भागों से मैदानी भागों तक आते आते उसके कण जो होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। और जहाँ पानी से उसका संपर्क होता है तो लगभग कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती है, गाद जैसी स्थिति बन जाती है, और इसी के कारण उसमें उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है। बांगर जो क्षेत्र होता है पुरातन जलोढ़ के रूप में होता है,
और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर इसकी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे हम चर्चा करें हमारे भारत के संदर्भ में, तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, इसमें विशेष रूप से पुरातन जलोढ़ देखने को मिलती है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की चर्चा करें, दक्षिणी पूर्वी भाग की चर्चा करें, बिहार की चर्चा करें, बंगाल की चर्चा करें, असम की चर्चा करें, यहाँ खादर क्षेत्र देखने को मिलता है, नूतन जलोढ़ का क्षेत्र देखने को मिलता है। खादर और बांगर प्रकार की जो मृदाएं होती है उसमें कैल्शियम संग्रथन अर्थात कंकड़ों की प्रधानता पाई जाती है। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटियों में ये मृदाएं जो होती है अधिक दोमटी और मृणमय हो जाती हैं तथा पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम में बालू की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसी जो जलोढ़ मृदाएं हमें देखने को मिलती हैं उनका रंग हल्का धूसर होता है और राख के धूसर के समान होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी मृदाओं में जो उपजाऊपन की स्थिति देखने को मिलती है उस उपजाऊपन की स्थिति कारण ही इनमें गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या का सांद्रण भी ज़्यादा पाया जाता है और अधिक जनसंख्या को भरण पोषण करने के लिए गहन जीवन निर्वहन जो कृषि होती है बच्चों, वो विशेष रूप से जलोढ़ मृदाओं वाले क्षेत्रों में संपन्न की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं काली मृदाओं के बारे में। अब से पहले आपने जलोढ़ मृदाओं की चर्चा की थी, अब हम चर्चा कर रहे हैं काली मृदाओं की। देखिए, काली मृदाओं का जो निर्माण हुआ है भारत में वो प्राचीन काल में संपन्न हुई ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले हुए लावा और कालांतर में उसके शीतलन हो जाने के पश्चात हमारे सामने उभर कर आए हैं। तो पूरा का पूरा जो दक्कन का पठारी भाग है जहाँ पर लावा निकला था पहले, अब शांत हो गया, ठंडा हो गया और उससे जो मृदाएं बनी हैं वो काली मृदाओं के रूप में जानी जाती हैं। और इसी कारण काली मृदाओं का जो विस्तार देखने को मिलता है वो हमें भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में देखने को मिलता है। अब चाहे आप महाराष्ट्र की चर्चा करें, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं भी चले जाएं, यहाँ प्रायद्वीपीय पठारी भाग की स्थिति मिलने के कारण काली मृदाओं का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। इन काली मृदाओं में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये उपजाऊ होती हैं और इन मृदाओं को काली के साथ साथ में रेगुड़ मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कपासी मृदाओं के नाम से किसे जाना जाता है? तो काली मृदाओं को कपासी मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन मृदाओं में मांट मोरिलोनाइट नामक एक खनिज मिलता है और ये खनिज जब पानी के संपर्क में आता है तो उसमें घुल जाता है। इसी कारण जब काली मृदाओं का पानी से संपर्क होता है तो गीली हो जाती हैं, विलित हो जाती है, चिकनी हो जाती हैं। इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, लंबे समय तक इनमें पानी भरा रहता है। आप अपने आसपास जो काली मृदा के क्षेत्र देखेंगे उसमें लंबे समय तक पानी भरा रहेगा, लेकिन जब बरसात की मात्रा कम हो जाएगी